वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एल.के. झा, यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन से आरआरबी एनटीपीसी मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 के डिस्कशन के लिए उपस्थित हूँ। 61 प्रश्न है, निर्धनता अंतर क्या है। तो निर्धनता रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की वास्तविक आय के बीच अंतर। दूसरा है विकसित और विकासशील देश के बीच अंतर। तीसरा धनी और निर्धन के बीच अंतर। चौथा है विकसित और विकासशील देश के बुनियादी सुविधाओं के बीच का अंतर। आपको आंसर होगा निर्धनता रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय के बीच अंतर। निर्धनता क्या है, इसका सही मापदंड अब तक कहीं भी किसी संस्था द्वारा नहीं निर्धारित की गई है। सापेक्ष और निरपेक्ष 2 प्रकार की निर्धनता की मापन है। गरीबी की मापन 2 प्रकार की है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा और विभिन्न समिति आयोग जो बनाई गई, उन्होंने अपने अपने तरह से गरीबी और या निर्धनता की परिभाषा दी है। निर्धनता हम उसे कहेंगे जो न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो, उसे हम निर्धन कहेंगे। यदि कोई व्यक्ति जो उनके जीवन के न्यूनतम आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधा, यदि उन्हें उपलब्ध नहीं हो रहा है तो उसे हम निर्धन कह सकते हैं। भारत में निर्धन का भी मापदंड निर्धारित नहीं है। योजना आयोग ने प्रोफेसर लकरवाला समिति के जो 1989 में बना था, उसके आधार पर निर्धनता का मापन जो है कैलोरी में निर्धारित किया। कैलोरी में निर्धारित किया था, जिसमें 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी निर्धारित किया कि शहर क्षेत्र में 2100 कैलोरी और गांव क्षेत्र में यदि 2400 कैलोरी किसी को मिलता है तो वह गरीब नहीं माना जाएगा। लेकिन हम यह बताना चाहेंगे कि मानव केवल पशु नहीं है कि उन्हें सिर्फ भोजन और सिर्फ उसे पौष्टिक आहार के आधार पर उनकी निर्धनता निर्धारित की जाए। उनकी जो मूलभूत ज़रूरत है, वातावरण, स्वच्छ जल, वायु, चिकित्सा, शिक्षा आदि को भी इसमें समावेश होना चाहिए। जो भी हो, भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार 21.9% व्यक्ति गरीब हैं। 62 भारत में निर्देशित नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है। इंडिकेटिव प्लानिंग, तो अष्टम पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच चला। जैसा कि हम जानते हैं, इस समय लक्ष्य जो है 5.6 रखा गया था और प्राप्त किया गया 6.8%। तो ये जो अष्टम योजना है, हम देखेंगे इस अष्टम योजना के दौरान इंडिकेटिव प्लानिंग शुरू किया गया। हम उदारीकरण के बाद चलाएं इस योजना को, और इस योजना के द्वारा हमने एक निश्चित टारगेट रखा कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। 63 है, निम्नलिखित में कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के समय में नहीं हुआ। तो लॉर्ड लिटन के समय में बर्मा युद्ध नहीं हुआ। बर्मा युद्ध 3 युद्ध हुआ है। पहला युद्ध 1824 से 26 तक, दूसरा 1852-53 में और तीसरा 1885-87 में। तो हम देखेंगे 3 बर्मा युद्ध जो है, वह पहला बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ 1824 से 26 तक। दूसरा बर्मा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ 1852-53 और तृतीय बर्मा युद्ध 1885-87 में डफरिन के काल में हुआ। डफरिन के काल में बर्मा को पूरी तरह जीतकर भारत के प्रशासन के साथ मिला दिया गया और 1935 के एक्ट तक बर्मा का शासन भारत के साथ साथ होते रहा। 1935 के एक्ट में जो प्रावधान किया गया
उस प्रावधान के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यानी 1935 तक भारत का शासन, बर्मा के शासन एक ही प्रकार से चलती रही। लेकिन 1935 के जब एक्ट आया, जिसे 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया, उसके बाद भारत का बर्मा से प्रशासन रूप से अलग कर दिया गया। अफगान युद्ध, प्रथम अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के काल में हुआ। द्वितीय अफगान युद्ध इनके लिटन के काल में हुआ। जो आर्म्स एक्ट 1878 में लिटन ने लाया, और प्रेस एक्ट जो वर्नाक्यूलर एक्ट है, जिसे गैगिंग एक्ट, मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा गया, 1878 में लाया गया। 64 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो चुआर विद्रोह जो है वह 1770 से 1805 ईस्वी तक रहा। यह रघुनाथ महतो और दुर्जन सिंह के नेतृत्व में चुआर विद्रोह चलाया गया। तो आपके जो विकल्प दिए गए हैं उसमें चुआर विद्रोह नहीं होगा। संथाल विद्रोह 1855-56 में चलाया गया। बेल्लौर विद्रोह 1806 ईस्वी में सैनिकों द्वारा किया गया। और मुंडा विद्रोह 1899-1900 ईस्वी में हुआ। तो आपके विकल्प में जो है वह चुआर विद्रोह जो बांकुड़ा जिला से शुरू हुआ पश्चिम बंगाल से, और झारखंड क्षेत्र में फैल गया। इस चुआर विद्रोह के नेता रघुनाथ महतो और दुर्जन सिंह थे। 65 प्रश्न है, फोसा मैग्ना है। तो फोसा मैग्ना एक रिफ्ट वैली है। ये रिफ्ट वैली है जो जापान से जुड़ा हुआ है। ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। यहाँ फोरा मैग्ना एक बहुत ही दरारी निम्नभूमि है जो जापान क्षेत्र में बहुत ही गहरी दरारी है, जो रिफ्ट घाटी का निर्माण करता है। भी आकार की घाटी जब नदी पहाड़ से अधिक तीव्र ढाल से नीचे गिरती है या तीव्र ढाल से वह वेग से चलती है, तो भी घाटी का निर्माण होता है। ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के लावा, मैग्मा, जलवाष्प, राख आदि जब पृथ्वी में दरार पड़कर बाहर निकलती है और फिर वह काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी जो उद्गम होता है जिस स्थान पर, और जिस स्थान पर जो उद्गम होता है उस उद्गम को उद्गार कहते हैं। और उससे बड़ा जो क्षेत्र गड्ढा बनता है और जिसमें पानी भर जाता है, तो ऐसे पानी भरा क्षेत्र को क्रेटर झील कहा जाता है। 66 है, नंदी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो नंदी पहाड़ी चिकलमपुर कर्नाटक में अवस्थित है। नंदी पहाड़ी लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर है। 1400 कुछ किलोमीटर है। 1478 एम की ऊंचाई पर है नंदी पहाड़ी। नंदी पहाड़ी से कुछ किलोमीटर दूर NH7 गुजरती है। और ये नंदी पहाड़ी सुल्तान टीपू सुल्तान, जो हैदर अली के पुत्र, जो अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन साबित हुए हैं, सबसे कट्टरता से उन्होंने परिचय दिया। भारत में सबसे कट्टर विरोध यदि किसी शासक या जमींदार वर्ग ने किया तो वह टीपू था। और एकमात्र शासक है अंग्रेज से युद्ध करते हुए मारा गया, वह भी टीपू। तो टीपू नंदी पहाड़ी को ग्रीष्मकालीन अपनी राजधानी बनाते थे। ग्रीष्मकाल में टीपू का राजधानी कहाँ था? नंदी पहाड़ियाँ। 67 है, निम्नलिखित में कौन सा गजल गायिका से संबंधित नहीं है? तो हरिबाई बराड़कर गजल गायिका से संबंधित नहीं है। नहीं तो बेगम अख्तर जो गजल गायिका के साथ
हिंदी फिल्म से भी जुड़े हुए महान हस्ती हैं। मल्लिका पुखराज जो पाकिस्तान की है, जो पॉप सिंगर के रूप में, गज़ल गायिका के साथ पॉप सिंगर के रूप में भी चर्चित है, और पिनाज मसानी भी प्रसिद्ध गज़ल गायिकी है। तो आपके दिए गए विकल्प में हरिभाई बाडाकर नहीं होगा। 68 है, चमगादड़ के पंख एवं पंछी के पंख के अंग पंख क्या है? तो समरूप है। हम जानेंगे कि समरूप क्या होता है और इसके द्वारा एनालोगियस क्या है। तो समरूप होता है जो कार्य पद्धति के कारण एक समान दिखाई देता हो, लेकिन घूर्णीय संरचना एक समान नहीं हो। कहने का अर्थ है एनालोगियस वह है कि जो कार्य पद्धति के कारण उस दोनों में तो समानता दिखाई देता हो किसी अंग में, लेकिन वास्तव में वह समानता कार्य पद्धति के कारण हुआ हो। उनके भ्रूणीय, उनके जो जीन है, जो सेल है, उसमें समानता नहीं हो, यानी वह उसकी बायोलॉजिकल टर्म में समानता नहीं हो, उसे हम समरूप कहते हैं। समजात होमोलोगियस समजात होता है कि जिनकी भ्रूणीय यानी जो जीन से तो एक समान हो, लेकिन उनकी कार्य पद्धति में अंतर आ गया हो, जिस कारण वह देखने में एक जैसा नहीं लगता हो। जिस कहने का अर्थ है जिनकी संरचना, जिनकी भ्रूणीय सेल विकास में तो समानता हो, लेकिन उनकी कार्य पद्धति में परिवर्तन के कारण वह देखने में एक समान नहीं हो। दूसरे शब्द में, जो देखने में तो एक समान लगे लेकिन वास्तव में उसकी भ्रूणीय संरचना एक समान नहीं हो, वह जो है समरूप कहलाता है। और दूसरा, जो देखने में तो एक रूप नहीं हो, लेकिन उसकी भ्रूणीय विकास, उनकी संरचना एक से हो, एक जैसा हो, उसे हम समजात कहते हैं। 69 चीन द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े उभयचर विमान का कोड है, तो कोड है कुनलोंग। GM 600 इसका नाम दिया गया है। 2017 में इसकी उड़ान भरी गई है, सफल उड़ान भरी गई है। कुनलोंग इसका दिया है उभयचर। उभयचर का अर्थ होता है एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग का अर्थ होता है जो स्थल और जल दोनों में हो, यानी ऐसा विमान जो जल पर भी तैर सके और हवा में भी उड़ सके। ऐसे विमान जिसकी 40 मीटर जो है इसकी लंबाई है, जो बोइंग 737 विमान से भी बड़ा है, और चीन ने यह 2017 में इसका परीक्षण किया है। और चीन का ऐसा करने का उद्देश्य दक्षिण चीन सागर पर अपना दबाव बढ़ाना है, लेकिन हाल ही की जो स्थिति है वह चीन की दक्षिण सागर नीति बहुत ही कमजोर हो गई है। 70 है, भूटान का राष्ट्रीय भाषा है, तो राष्ट्रीय भाषा जोगंग है। भूटान जो हमारी एक संरक्षित राज्य है, एक छोटा सा देश है। भूटान के साथ हमारा सक्रिय संधि है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान हमारे सबसे पड़ोसी देशों में सबसे हितैषी देश है, क्योंकि हम जानते हैं कि भूटान से मेरा कभी भी संबंध खराब नहीं हुआ है। भूटान चीन के प्रभाव से बचने के लिए वह भारत की पूरी तरह भारत पर निर्भर है, जैसा कि डोकलाम मुद्दा से एकदम प्रमाणित होता है।
किस तत्व 71 प्रश्न, किसी तत्व का तुल्यकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल क्या होता है? ये परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु भार होता है। किसी भी तत्व का तुल्यकीय भार और संयोजकता का गुणनफल परमाणु भार होता है। किसी भी तत्व की परमाणु संख्या और परमाणु भार दो महत्वपूर्ण विशेषता होती है। संयोजकता वैलेंसी जो है, किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन अपने या किसी अन्य से प्राप्त करना या खोना, वह संयोजकता कहलाती है। किसी भी परमाणु की जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होती है, किसी भी परमाणु की बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होती है उसे हम संयोजकता कहते हैं। जैसा कि जानते हैं कि परमाणु भार को प्रारंभ के आवर्त सारणी में अधिक वेट दिया गया था, महत्व दिया गया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक को अधिक महत्व दिया गया। 72 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के संबंध में है कि जल के साथ मिलने पर जिप्सम बन जाता है। यह कथन सही है। दूसरा है CaSO4 2H2O, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O। तो आपका जो दिया गया विकल्प है कि निम्नलिखित में चूज करना है, तो ये दूसरा विकल्प गलत है, पहला सही है। तीसरा है सजावट के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो इस स्थिति में जो हम आंसर देंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो केवल 1 और 3 सही है, 2 गलत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भारी मात्रा में किया जाता है, मूर्ति निर्माण में भारी मात्रा में की जाती है, सजावट में इसका प्रयोग काफ़ी मात्रा में की जाती है। जिप्सम जो सीमेंट में मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाने से सीमेंट की जो गति है, जमने की गति, वह थोड़ा धीमी हो जाती है, जिससे सीमेंट की मजबूती, कंक्रीट और अधिक होती है, मजबूती बढ़ जाती है। इसलिए जिप्सम वाले सीमेंट से घर बनाने में अधिक मजबूती के साथ ढलैया होती है, कंक्रीट होती है। 73 है, भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी भी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? तो यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों से सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थिति हो। हमारे संविधान में सदन के सदस्यों की योग्यता निर्योग्यता संबंधित कुछ बातों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 202(3) में, जिसमें इस बातों की चर्चा किया गया है कि यदि कोई संसद सदस्य विधानसभा पर भी यही लागू होता है, विधानसभा और विधान परिषद पर भी, विधान परिषद के भी सदस्य यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इनके सदस्य यदि बिना सदन के स्पीकर या सभापति के अनुमोदन के लगातार 60 दिनों तक यदि वे सदन से अनुपस्थित रहते हैं, तो उनकी सदस्यता सभापति या अध्यक्ष द्वारा समाप्त किया जा सकता है। लेकिन इन 60 दिनों में यदि लगातार 4 दिनों या इससे अधिक 4 दिनों या इससे अधिक यदि छुट्टी होती है तो वह काउंट नहीं होगा 60 दिनों में, लेकिन यदि 4 दिनों से कम छुट्टी रहती है तो वह काउंट होगी। 74 भारत में प्रायः 3 संसदीय सत्र होते हैं, नामतः बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। हम देखेंगे कि भारत में जो सत्र शुरू होती है, जिसका अनुच्छेद 85 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होती है और राष्ट्रपति के द्वारा ही सत्र की जो है आहूति दी जाती है। प्रत्येक साल की प्रथम सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति की अभिभाषण से होती है। भारत में बजट सत्र का अर्थ हुआ कि फरवरी में जो बजट पेश की जाती है और सत्र शुरू होती है। मानसून सत्र स्पष्ट है कि मानसून सत्र जो है, सेशन जो है,
वो मानसून महीना में शुरू होती है, जून जुलाई में शुरू होती है। और तीसरा है शीतकालीन सत्र, स्पष्ट है कि यह ठंडा महीना में शुरू होगी। तो स्पष्ट है कि भारत में तीन सत्र होती है। यह सत्र कब से कब तक चलेगी, अधिवेशन कब से कब तक चलेगी, इस पर कोई स्पष्ट समय निर्धारित नहीं है। यह सदन के द्वारा, सभापति के द्वारा निर्धारित की, सभापति अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित की जाती है। 75 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा यकृत से निकलने पित्र को रस के कार्य है। तो रस के ये कार्य जो है अम्बाशय में ले जाने, भोजन को क्षारीय बनाना, यह कार्य है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल बनाना, यह कार्य नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि यकृत से जो प्रोटीन निकलता है वह कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है, जो ऊर्जा जमा होता है वह ग्लाइकोजीन में बदल देता है। और जब शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तो ग्लाइकोजीन ही ग्लूकोज के रूप में हम उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार जो यकृत से प्रोटीन निकलती है वो कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, ना कि अमीनो अम्ल में बदलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दूसरा गलत है। वसा को छोटी छोटी गोलियों में खंडित करती है, ये भी सही है। तो 1 और 3 आपका आंसर होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित नहीं करता है, कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, जो ग्लाइकोजन में बदल जाता है। और ग्लाइकोजन जो हमारे शरीर में ऊर्जा संचित होती है, जब हमें ज़रूरत होती है तो वह ग्लूकोज के रूप में हमें प्राप्त होती है। 76 से निम्नलिखित में कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो हम बताना चाहेंगे कि शिवनाथ, हसदेव जो है और शेव जो है, ये महानदी की सहायक नदी है। महानदी जो छत्तीसगढ़ के धरतरी जिला से, छत्तीसगढ़ के धरतरी जिला से सिवाहा से निकलती है। और यह नदी जो है, इसी नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 77 शक्ति स्थल संबंधित है। तो शक्ति स्थल से संबंधित है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल से संबंधित है, उनकी समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू के शक्ति स्थल को शांति वन कहते हैं। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। और शास्त्री जी के शक्ति स्थल को विजय घाट कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू के शक्ति स्थल को शांति वन कहते हैं। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, तो इंदिरा गांधी आपका आंसर होगा। 78 है, आर्थिक अंतःस्तरीय सुविधा कौन नहीं है। तो रास्ता जो है ये आर्थिक अंतःस्तरीय नहीं है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, हवाई अड्डा, ये सभी जो है आर्थिक अंतःस्तरीय सुविधा है। आर्थिक अर्थशास्त्र में क्रिया 2 प्रकार की होती है, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया के अंतर्गत वह क्रिया आता है जिससे आर्थिक लाभ हो, और गैर आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है जिससे आर्थिक लाभ नहीं हो। 79 है, चोरी चोरा किसके लिए विख्यात है। तो चोरी चोरा जो है हमारी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। चोरी चोरा घटना जो है 5 फरवरी को घटित हुआ 1922 ईस्वी में। यह गोरखपुर के एक पुलिस स्टेशन पर घटना घटित हुई, जहां आंदोलनकारियों ने असहयोग आंदोलन के दौरान 22 पुलिसकर्मियों को जलाकर हत्या कर दी, जिससे दुखी होकर बरदौली से महात्मा गांधी ने 12 जनवरी 1922 को जो है यह आंदोलन, असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की, जिसका भारी विरोध किया। जिस पर मोतीलाल नेहरू ने कहा कि कोई कन्याकुमारी में घटना घटित हो तो उसके लिए हिमालय क्षेत्र को जो है दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इसी पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि
जब आंदोलन अपनी चरम अवस्था में बढ़ ही रहा था, उत्साह चरम अवस्था में बढ़ ही रहा था, उस समय गांधी जी द्वारा वापस लेना निश्चय ही ये राष्ट्रीय दुर्घटना जैसी थी। गांधी जी ने इसे हिमालय जैसा भूल बताया। उनका कहना था कि अभी भारतवासी अहिंसा के पाठ को नहीं पढ़ा है। 80 प्रश्न है, श्वेत क्रांति का अर्थ है डेयरी का सघन विकास से है। जैसा कि हम जानेंगे, बर्गिज कुरियन, भारत में बर्गिज कुरियन ऑपरेशन फ्लड यानी दूध उत्पादन के जनक हैं बर्गिज कुरियन। हम देखेंगे कि जानते हैं कि 1970 में भारत में दूध उत्पादन की शुरुआत माने फ्लड ऑपरेशन दूध क्रांति की शुरुआत हुई 1870 में शुरू हुई और भारत में दूध क्रांति की शुरुआत 1970 में शुरू हुई। बर्गिज कुरियन इसके सबसे बड़े नायक रहे और फिर इसकी 3 चरण चली और तीसरी चरण में हम अमेरिका को पीछा करके विश्व के सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश बन गए हैं। भारत विश्व में अभी सबसे अधिक दूध उत्पादन करती है। बर्गिज कुरियन का इसमें योगदान सर्वाधिक है, जिन्होंने डेयरी उद्योग को एक विश्व के अपनी तरह की सबसे बड़ी उद्योग बना दिया। इससे किसान को एक निश्चित आय मिलने लगी और हमें संतुलित आहार भी मिलने लगी। हम दूध उत्पादन को विदेश में भेजकर अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा भी अर्जित करने लगे। ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण रहे। 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ था। 81 प्रश्न है, बंबई में हुई 1904 में कांग्रेस अधिवेशन किसने अध्यक्षता की? तो सर हेनरी कॉटन 1904 में बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं। 1988 में इलाहाबाद कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले जॉर्ज यूले 1888 में इलाहाबाद कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता की। दादा भाई नौरोजी 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, जिस कलकत्ता 1906 के अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित हुआ और 1993 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की। जीके गोखले 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें स्वराज का प्रस्ताव लाया तो गया लेकिन पारित नहीं हुआ। एस एन बनर्जी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। 1895 में पूना अधिवेशन और 1902 में अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता एस एन बनर्जी ने किया। 82 प्रश्न है, लॉर्ड डार्विन के द्वारा शारदा कानून किस वर्ष लाया गया? तो आपको बता दें कि 1929 में लाया गया और यह लागू 1 अप्रैल 1930 से हुआ। शारदा कानून किस वर्ष पास किया गया? तो शारदा कानून दिसंबर 1929 में पारित किया गया। हरविलास देशमुख शारदा द्वारा जिसे हम शारदा एक्ट कहते हैं 1929 में लाया गया, जिसमें लड़की की विवाह का उम्र कितना कर दिया गया? 14 वर्ष न्यूनतम, और लड़का का उम्र न्यूनतम 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कोई 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की, 18 वर्ष से कम उम्र का लड़का यदि शारदा एक्ट के अधीन यदि कानून के समय विवाह करता था तो उसे गलत व कानूनी रूप से दंडनीय अपराध था, उन्हें दंडित की जा सकती थी। तो शारदा कानून द्वारा बाल विवाह को रोकने का एक प्रारंभिक प्रयास था। जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान में लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़का के लिए 21 वर्ष विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। तो शारदा एक्ट 1929 में लाया गया और 1 अप्रैल 1930 से लागू किया गया।
83 प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने मेजनी और गेरिबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस को चेतना उत्पन्न किया? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो इटली के एकीकरण के बड़े हीरो थे, जोसेफ मेजनी और गेरिबाल्डी, जिससे लाला लाजपत राय काफ़ी प्रभावित हैं। यंग इटली के तर्ज पर भारत में भी ये संस्था स्थापित करने का प्रयास किया और उनके विचार को इन्होंने लिखा। जोसेफ मेजनी जो इटली के रचनात्मक एकीकरण के जनक है, बीज रोपण करने वाले हैं, उनकी पुस्तक मनुष्य का कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ मैन, इस ड्यूटीज ऑफ मैन पुस्तक को इन्होंने उर्दू में लिखे लाला लाजपत राय ने। और गेरिबाल्डी जो अपनी अदम साहस, त्याग और अपनी सैन्य शक्ति के कारण इटली के एकीकरण में योगदान दिया और इटली के एकीकरण के त्रिमूर्ति थे, जिसमें मेजनी, गेरिबाल्डी और तीसरा था माउंट काबूर। माउंट काबूर ये इटली के 3 त्रिरत्न थे जिन्होंने एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 84 है, 1906 में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो श्री अरविंद घोष। श्री अरविंद घोष ने 1906 से वंदे मातरम नाम से समाचार पत्र दैनिक प्रकाशन किया। अरविंद घोष जो काफ़ी ही प्रभावशाली निष्क्रिय जो है विरोध के कारण जाना जाता है इनको। इन्होंने कर्मयोगी, सावित्री, लाइफ डिवाइडेड, द न्यू लैम्प फॉर ओल्ड जैसे कई पुस्तक की रचना जो है श्री अरविंद द्वारा की गई। 85 है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो तत्वबोधिनी समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया 1839 में। और इन्होंने तत्वबोधिनी जो है इसको और व्यवस्थित रूप से 1883 से संगठित 1843 से तत्वबोधिनी समाज को 1843 से और व्यवस्थित रूप दिया। तत्वबोधिनी समाचार पत्र भी देवेंद्र नाथ टैगोर ने निकाला। राजा राम मोहन राय की अचानक ब्रिस्टल में 1833 में मृत्यु हो जाने पर देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु होने के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर आर्य समाज को आगे बढ़ाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह एक्ट के लिए जाना जाता है, जो लॉर्ड कैनिंग के काल में 1856 में लाया गया। राधाकांत देव धर्म समाज की स्थापना किया। यह 1831 ईस्वी में राधाकांत देव ने सती प्रथा प्रतिबंध कानून जो बना उसका विरोध किया और उसके विरोध में 1831 में धर्म समाज की स्थापना किया। 86 है, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। स्वामी विवेकानंद भारत में जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के महान विभूतियां हुए हैं उसमें स्वामी विवेकानंद सबसे अलग अपने को प्रतिस्थापित करने में सफल रहे हैं। ऑल इंडिया लेवल जिन्हें सभी धर्म समाज द्वारा स्वीकृति मिले, ऐसा व्यक्ति भारत के स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद ने धर्म समाज से ऊपर उठकर अपने विचार को इंगित करना चाहा और विदेश में भी जाकर शिकागो में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने वेदांत दर्शन को सर्वश्रेष्ठ स्थापित किया। इन्हें आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। विवेकानंद द्वारा कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग जैसे पुस्तक लिखी गई और प्रबुद्ध भारत जैसे समाचार पत्र निकाला गया। 87 जनजागरण मंच की स्थापना 1937 ईस्वी में की गई, तो बड़ौदा में की गई। जनजागरण मंच की स्थापना बड़ौदा में, जैसा कि हम जानते हैं मराठा राज जो है एक परिसंघ मराठा परिसंघ के अंतर्गत 5 था। पहला पेशवा जो पूना से कर रहे थे शासन, दूसरा भोसले जो नागपुर, तीसरा होलकर जो इंदौर, चौथा सिंधिया।
जो ग्वालियर, और 5वां गायकवाड़, जो बड़ौदा से अपना शासन कर रहे थे। बड़ौदा राज आधुनिकता लाने वाले राज्य में एक रहा, मराठा का परिसंघ में शामिल राज्य, और जिन्होंने शिक्षा आदि क्षेत्रों में बहुत ही भारी परिवर्तन, प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा आदि लाने का प्रारंभिक प्रयास भारत में किया था। 89 लॉर्ड माउंटेन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? तो महात्मा गांधी को। लॉर्ड माउंटबेटन जो मार्च 1947 में भारत का वाइसराय बनकर आया, इन्होंने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री कहा। उनका कहना था, उन्होंने कहा था कि जहां 50,000 सशस्त्र सैनिक शांति नहीं बना सकती है, वहां गांधी की एक आवाज़, एक अपील काफ़ी है। तो वन मैन बाउंड्री, एक व्यक्ति जो सीमा निर्धारित कर सकती है, एक व्यक्ति जो शांति स्थापित कर सकती है, एक व्यक्ति जिसकी बात हर कोई मानने के लिए तैयार हो सकती है, वह है गांधी। यह लॉर्ड माउंटबेटन का स्टेटमेंट गांधी जी के प्रति रहा। 90 प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार बनाई गई। तो पहली समांतर सरकार बलिया में बनाई गई। समांतर सरकार का अर्थ हुआ कि अंग्रेज के विरुद्ध उसकी बात को नहीं, अपनी सरकार, अपनी सिस्टम को बनाना। 1942 के आंदोलन के दौरान बहुत सारे क्षेत्र में समांतर सरकार बनाया गया, जिसमें चित्तू पांडे द्वारा जो है बलिया में जो बनाया गया। इसी तरह तमलुक में समांतर सरकार बनाया गया, तमलुक पश्चिम बंगाल में, तलचर उड़ीसा में भी समांतर सरकार बनाया गया, और सतारा में भी समांतर सरकार बनाया गया। सतारा का समांतर सरकार जो सबसे लंबी अवधि तक रहा। 91 है, इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप है। तो अचलित स्वाइन फ्लू, इसे स्वाइन फ्लू के नाम से अधिक प्रसिद्ध जाना जाता है, जिसका वायरस है, वायरस जो डिजिट करता है वह नाम है H1N1। एक होता है बर्ड फ्लू, जिसको एविएटेड फ्लू भी कहते हैं। ये फ्लू, ये जो है बर्ड फ्लू जो है, ये भी वायरस जनित होता है, जिसमें H5N1 वायरस नाम दिया गया है। मेड काउ डिजीज जो है वह नर्वस सिस्टम को और ब्रेन को नर्वस कॉर्ड सिस्टम और ब्रेन को कमजोर करता है, शिथिल करता है। यह पशुओं में डिजीज है, पशुओं का डिजीज है। रेबीज की खोज लुईस पास्चर ने किया। 92 निम्नलिखित में कौन दूध से दही बनाता है? लैक्टोबैसिलस जो है दूध से दही बनाने के लिए जिम्मेवार है। लैक्टोबैसिलस जो है अम्लीय होता है। खमीर जो ये यीस्ट से प्राप्त होता है, खमीर जो ये यीस्ट से प्राप्त होता है। खमीर को विभिन्न प्रकार के खाने वाले सामानों को फुलाने में, जिस तरह रोटी में, जिलेबी आदि बनाने में इसको प्रयोग किया जाता है। राइजोबियम जो है दलहन फसलों के जड़ में पाए जाने वाला राइजोबैक्टीरिया है, जो हाइड्रोजन स्थिरीकरण को मजबूत करता है, अधिक जो है प्रभावशाली बनाता है। 93 एंटीबायोटिक होते हैं। तो दवा, एंटीबायोटिक एक दवा है जो प्रतिरोधी होते हैं, जो कवक और प्रोटोजोआ से प्राप्त किया जाता है। एंटीबायोटिक द्वारा हमें रोग प्रतिरोध की क्षमता बढ़ाई जाती है और हमारे शरीर में वायरस या विषाणु जीवाणु किसी भी प्रकार की बीमारी के प्रकोप से बचाने का प्रयास किया जाता है। 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिया का निर्माण किया, एंटीबायोटिक। टॉक्सिन विष से जुड़ा हुआ संबंधित जो है यह दवा होता है। सिर्फ हमें विभिन्न प्रकार की शरीर की जो है खांसी आदि होने पर हम विभिन्न प्रकार से इसका प्रयोग जो लिक्विड रूप में लेते हैं।
94 प्राकृतिक कीटनाशक एजारडी कटिन प्राप्त होते हैं तो नीम से। एजारडीर कटिन जो है यह नाम नीम का वैज्ञानिक नाम है। नीम प्राचीन काल से बहुत ही भारत में इसे औषधि के रूप में और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी प्रयोग की जाती रही है। तंबाकू जिसमें निकोटीन पाया जाता है। पपाय जो काफ़ी ही लाभदायक जो है, यह एंटीबॉडीज के निर्माण में पपाय यानी हम पपीता जो खाते हैं वह काफ़ी लाभदायक है। 95 भारत में हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966-67 से मानी जाती है। हरित क्रांति का जन्मभूमि पंतनगर विश्वविद्यालय को माना जाता है। प्रथम हरित क्रांति में जो हमने खाद्य उत्पादन में तो आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन इससे हमें पर्यावरण संबंधित समस्या आई, हमें इसमें असमानता में भी वृद्धि हुई। इसके लिए अब जो है 2006 से सतत विकास यानी एवरी ग्रीन क्रांति जिसे द्वितीय हरित क्रांति कहते हैं, जिसकी शुरुआत MS स्वामीनाथन ने ही कोयम्बटूर से रखा। और भारत में इस क्रांति का उद्देश्य है कि प्रथम हरित क्रांति में जो समस्या रह गई उसे दूर करना। 96 से निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? तो आप देखेंगे कि थोड़ा इस प्रश्न को कि भारत जो दिया गया है विकल्प उसमें ऐसा नहीं है। आपको याद रखना है कि पोलियो, यहाँ हम पोलियो लिख सकते हैं। पोलियो बीमारी पर भारत ने जो है काबू पा लिया है। 2014 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। जब कोई बीमारी किसी भी देश में लगातार 3 साल तक नहीं देखी जाती है तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन उस देश को उस बीमारी से मुक्त घोषित करती है, जैसा कि भारत को पोलियो मुक्त घोषित 2014 में किया गया। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम ने तैयार किया तो एडवर्ड जेनर भारत में वैक्सीन यानी टीकाकरण के जनक हैं। इन्होंने 1775 में इस तरह की प्रयोग शुरू किया। 1798 में वैक्सीन को उन्होंने स्पष्ट रूप से सामने लाया। डॉक्टर एडवर्ड जेनर चेचक की टीका की खोज की। यह दुनिया में किसी चीज़ की टीका बनाने की प्रथम प्रयास थी, इसीलिए टीकाकरण के जनक डॉक्टर एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण के द्वारा प्रतिरोधक क्षमता विकसित किया। ये टीकाकरण क्या होता है? टीकाकरण के द्वारा शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाया जाता है ताकि उस तरह की बीमारी से रेसिस्टेंट कर सकते हैं, हम अपनी प्रतिरोध कर सकें, अपनी बचाव कर सकें। जिस तरह आप अभी अभी सुनते होंगे कि कोरोना का टीका आने वाला है, कोरोना का टीका हो। टीका होने का अर्थ होता है कि जो वह बाहर से हम पर अटैक करेगा वैसा हमारे अंदर है, इसलिए वो यदि हमारे अंदर आएगा भी तो हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम उसको मजे ही रूप में सह लेंगे। यानी रेसिस्टेंट पावर बढ़ाना, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना, प्रतिरोधक क्षमता पावर बढ़ाना ही टीका का उद्देश्य होता है। लुईस पास्चर जो रेबीज की खोज किया, सल्क जो पोलियो टीका से संबंधित है। आलू क्या है? तो आलू तना है, आलू कंद, ट्यूबर कंद तना की कई प्रकार होते हैं, तो तना में कंद तना की उदाहरण है। हम आलू जो है वह कंद तना की उदाहरण है। हल्दी, प्याज आदि भी जो है यह तना का उदाहरण है। गाजर यह जो है जड़ का उदाहरण है। जड़ का उदाहरण है। 99 कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो DDT वायु प्रदूषक नहीं है। DDT कीटनाशक दवा, हालांकि 1970 के दशक से ही
डीडीटी पर रोक लगा दिया गया। डीडीटी मच्छर मारने और कीटनाशक के रूप में हला प्रयोग की जाती रही, लेकिन डीडीटी से भारी क्षति भी हो रही थी, इस कारण इस पर रोक लगा दिया गया। जबकि SO2, CO2 और CO सभी वायु प्रदूषक है, जिसमें CO2 बहुत ही खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो शरीर में ये धुआं जब सांस लेते हैं, प्रवेश करने से ऑक्सीजन फेफड़ा से पहुंचकर होमोग्लोबिन की बनने की प्रक्रिया को धीमा करता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति धीमी कर देती है और इससे श्वसन संबंधित, हृदय संबंधित बीमारी होती है और यह मृत्यु का कारण भी बन सकती है। CO2 मुक्त ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। जीवाश्म ईंधन से CO2 निकलता है, मुक्त ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है CO2 है, और SO2 जो है ये अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। 100वां प्रश्न है, आनुवांशिकता के जनक है तो मेंडल ऑस्ट्रिया के पादरी जॉन गेगर मेंडल ने जो है आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया। इन्होंने सर्वप्रथम मटर के पौधे पर प्रयोग करके यह दिखाया कि आनुवांशिकता कैसे एक व्यक्ति से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रवेश करती है। चार्ल्स डार्विन का विकासवादी सिद्धांत है। 1859 में द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज द्वारा और द एसेंट ऑफ मैन द्वारा यहाँ इन्होंने दुनिया को बताया कि हम लोग किस प्रकार पशु से, जानवर से, यानी चिंपैंजी जैसे बंदर से हम लोग का जन्म हुआ है। इस बात को चार्ल्स डार्विन ने बताकर दुनिया को चौंका दिया। लेमार्कवाद विकासवादी सिद्धांत के पहले ज्ञात जो है ये प्रोता है, ये प्रवक्ता है, जिन्होंने विकासवादी सिद्धांत दिया और उन्होंने कहा कि मानव या किसी भी जीव की जो क्रियाशीलता में शिथिलता आने पर वह अंग धीरे धीरे अवशेष हो जाती है और यदि क्रियाशील रहे तो वह बढ़ते जाता है। इसके लिए उन्होंने फिलोसफिया ऑफ जूलिका नाम की पुस्तक में इस बात को दिखाया। और जैसे कि उदाहरण के लिए जिराफ का गर्दन ऊंचा होता है क्योंकि उनको जिस क्षेत्र में वो था उन्हें अपने खाद्य सामग्री के लिए हमेशा अधिक प्रयास करना पड़ा, जिसके कारण उसका गर्दन धीरे धीरे बहुत ही लंबा हो गया। खुराना हरगोविंद खुराना जो भारतीय मूल के अमेरिका के वैज्ञानिक, जिन्होंने जेंटिस कोड के द्वारा जीन संरचना को बताया, जिसके कारण 1968 में खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया। धन्यवाद। आप लोग से निवेदन है कि यूनिक पब्लिकेशन का पुस्तक पढ़ें और अपनी सफलता को अधिक करीब लाएं। और आपको जो वीडियो दिया जा रहा है इसकी डिस्कशन इंग्लिश, मैथ, GS का, यदि आप इसको समुचित रूप से, नियमित रूप से यदि इस वीडियो को देखते रहें और इस वीडियो को अच्छा से देखकर अपनी प्रैक्टिस जारी रखें तो हमें विश्वास है कि आपकी सफलता बहुत करीब होगी। यूनिक प्रकाशन के पुस्तक विगत 30 वर्षों से आपकी कदम दर कदम आपकी ज़रूरत के अनुरूप आपके सामने उपलब्ध अपनी मॉडल सेट और अन्य सेटों के द्वारा आपको परीक्षा के लिए अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराती रही है। आप इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, हम में क्या खामियां हैं, इस चीज़ को दिखाएं, कमेंट करें, शेयर करें, हम इसमें क्या सुधार करें जो आपको और बेहतर लगे, हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।